नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं इस समय रोम में हूं और भारत की वापसी की यात्रा शुरू कर चुका हूं। तो स्पेन से रोम पहुंच गया हूं और कुछ इस तरीके से है कि घूमते फिरते मैं भारत पहुंच जाऊंगा एक आध दिन में। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का कल पहला दिन हुआ। मतलब जब इससे पहले विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुआ करती थी तो पहले दिन कुछ मुकाबले होते थे, दूसरे दिन कुछ मुकाबले होते थे और फिर जो है परिणाम निकल करके सामने आ जाता था स्विस लीग के आधार पर। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि इस टूर्नामेंट में पहली बार कुछ बदलाव किए गए हैं। कल सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड हुए, मतलब वुमेंस में 11 और मेंस में 13, और उसके बाद 8-8 खिलाड़ियों को चयनित कर लिया गया है और अब वो जो खिलाड़ी हैं वो आज से प्ले ऑफ खेलने वाले हैं। भारत की वैशाली आर अगर पुराना फॉर्मेट होता तो आज विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप बन चुकी होती, लेकिन कोई बात नहीं, आज बन जाएंगी। वैशाली ने कमाल की शतरंज खेली। 11 राउंड के बाद 9.5 अंक बना करके 8 जीत 3 ड्रॉ के साथ 9.5 पॉइंट और एक भी मैच नहीं हारी, अनबीटन रही। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी थी उनसे 1 पॉइंट ज़्यादा आगे रही और पहले स्थान पर रही टाई ब्रेक में, टाई ब्रेक के ठीक पहले। अब टाई ब्रेक में उनका सामना जू जिनेर से होगा। तो उम्मीद है कि भारत को एक नई विश्व चैंपियन बन जाए मिल जाए। और बड़ी बात यह कि रैपिड उनका बहुत ख़राब किया था, तो जिस तरह से उन्होंने ब्लिट्ज में वापसी की, कमाल है। पुरुष वर्ग में थोड़ा सा निराशा हाथ लगी क्योंकि अर्जुन मुझे लगता है दबाव ले रहे हैं काफ़ी अपने ऊपर। मतलब जिस स्तर के वो खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि उनको जीतना चाहिए, और ये जो जीतना चाहिए मुझे लग रहा है ये दबाव डाल रहा है उनके ऊपर। कल आखिरी के वो तीनों मैच हारे। ऐसा याद होगा आपको, टाटा स्टील इंडिया में भी हुआ था, वो कार्लसन से भी आगे चल रहे थे और उसके बाद वो तीसरे स्थान पे आए थे। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लास्ट राउंड के प्रेशर जो है वो असर कर रहे हैं। और यही ना मुझे लग रहा है कि गुकेश और अर्जुन का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि गुकेश को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, अर्जुन को पड़ रहा है। और ये अलग अलग पर्सनालिटी हैं, अलग अलग सबका स्वभाव होता है। मुझे लगता है अर्जुन इससे जल्दी ओवरकम करेंगे। जिस स्तर के वो खिलाड़ी हैं उनको रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आज नहीं तो कल वो कैंडिडेट पहुंच ही जाएंगे। प्रज्ञानंदा का भी थोड़ा सा लास्ट में राउंड ठीक नहीं रहा, अदरवाइज़ वो भी ठीक खेल रहे थे। हम्पी जी जो है वो 9वें नंबर पर रही। एक्चुअली वो टाई ब्रेक कुछ ऐसा है, मैं उसको क्या ही एक्सप्लेन करूं। तो अब वो जो भी थी वजह, उसकी वजह से हम्पी बाहर हो गई। उनके सेम पॉइंट वाले खिलाड़ी जो है वो टाई ब्रेक में है। तो खैर एनीवे, हम्पी जी ने वर्ल्ड रैपिड में अपना इतिहास ऑलरेडी जो है उन्होंने रच दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर वैशाली के गेम की, जो कि उन्होंने खेला नाना दागनित्जे से, जो कि प्लेयर हैं आपको पता है जॉर्जिया की महान खिलाड़ियों में आती हैं। और उनके खिलाफ वैशाली ने E4 से शुरुआत करी, E4 E6। अब ये बात ध्यान देने की, ब्लिट्स के मुकाबले हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना तो ओपनिंग की तैयारी की जाती है, ना ही मिडिल के गेम के प्लान भी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं। यहाँ पर बात यह है कि क्या आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपनिंग हुआ, D5 E4 E6 D4 D5 नाइट C3 बिशप B4, और यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेल दिया वैशाली ने। ओके, एंड नाउ बिशप D3 नाइट F6, नाइट को E2 से निकाला, कासल किया दोनों ने, H6 किया, बिशप को G5 पे आने से रोका, तो बिशप F4 से निकाल दिया वैशाली ने। तो नाना ने यहाँ पे सामने रख दिया बिशप D6। अब नाना जिस तरह की प्लेयर हैं वो मिडिल गेम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी ये गेम एंड गेम में जाए तो बहुत अच्छा है उनके लिए, वहाँ उनका पावर है। वैशाली ने बोला ठीक है आप बिशप को मारिए लेकिन मेरे क्वीन को इम्प्रूव कर दीजिए। उन्होंने मारा, क्वीन F4 पहुँच गया, C6 खेला, सेंटर को मजबूत कर दिया यहाँ पे नाना ने। और अब वैशाली अपने एक और नाइट को किंग साइड की तरफ ले आए कि यहाँ कुछ तो करने की तैयारी है, चाहे ये वजीर हो, घोड़ा हो, ये ऊँट देख रहा हो। ठीक ठाक मौर्य जो है किंग साइड देखना शुरू कर चुके थे। नाना ने रुक E8 खेला। अभी उनको ये 3 मोहरों को खेल में लाना जो है वो बाकी था, जबकि वाइट के सारे मोहरे गेम में हैं। तो कहीं ना कहीं वाइट ऑलरेडी स्लाइट बेटर पोजीशन पे तो आ चुका था। इस बार वैशाली ने सामने रख दिया रुक लड़ने के लिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी आपके बाकी के मोहरे रेडी नहीं है। तो अगर यहाँ पर एक्सचेंज होता है तो ये वाइट को फेवर करेगा। नाना ने एक्सचेंज रोका, बिशप E6। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने खुद एंड गेम में जाने से खुद को रोका, बिशप E6 खेला। वैशाली ने रुक डबल करना शुरू कर दिया, रुक E2 नाइट BD7, रुक E1, स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन थे वो शुरू कर दिया। यहाँ पर नाइट F8 गई वो, और शायद उनको चिंता हो रही थी कि भाई किंग साइड कुछ हो रहा है, तो नाइट को F8 रख दिया। अब वैशाली खेलती हैं पहले H3, क्वीन B8। अब फिर से देखिए वो नाना जो है एक्सचेंज करना चाहती है, वैशाली ने फिर से मना कर दिया। अब ये इतना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने एक अनुभवी खिलाड़ी है और वो यही चाहेगा कि मैच में जो है यहाँ पर एक्सचेंजेस हो जाएं और वो एंड गेम में जाए।
और आपने देखा था जैसे डिंग के खिलाफ, डिंग ने कितनी बार कोशिश की गुकेश के खिलाफ बार बार एक्सचेंज करके एंड गेम में जाने की, और गुकेश बार बार बचते थे, हटते थे। तो ये बहुत ही कॉमन लड़ाई है जो कि चलती रहती है शतरंज के बोर्ड के ऊपर। क्वीन C7 खेला यहाँ पे नाना ने फाइनली। तो अभी ये भी बात सही है कि जब वो क्वीन E8 भी गई, क्वीन F3, तो भी यहाँ पे ना एक चाल तो आपको फिर से, क्योंकि आपने अपने क्वीन को फंसाया ही है ऑलमोस्ट, तो आपको हटाना तो पड़ेगा ही। तो वैशाली को कोई नुकसान नहीं हुआ इससे। अब वैशाली ने खेला नाइट D1, उनका इंटेंशन साफ है, सारे मौर्य राजा की तरफ फेंक दिए जाएंगे, यहाँ पर ले आए जाएंगे। बिशप D7, नाइट E3। अब इन्होंने खेला नाइट H7, और ये थोड़ा ठीक चाल नहीं थी। यहाँ पर एक्चुअली मैं इवन बिशप इंटू H7 भी मारा जा सकता था, बिशप H7, नाइट H7, नाइट F5, बट अब वही वाली बात है कि ये कंप्यूटर के वेरिएशंस हैं, और एज अ ह्यूमन इस तरीके से कोई वैशाली का कोई अप्रोच नहीं है यहाँ पर एक्सचेंज करने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेला नाइट F5, रुक एक्सचेंज होता है यहाँ पर, बिशप E6 खेला यहाँ पर, अभी भी वो एक रुक जो है वो गेम में नहीं है। एंड नाउ वैशाली ने H4 खेलना शुरू कर दिया। ओके, क्वीन D7, यहाँ पे एक तो बिशप F5 अच्छा हो सकता था कि बिशप F5 मार देती वो, बट एनीवे वाइट इज़ बेटर। या दूसरा होता कि अब रुक को गेम में लाने के लिए कुछ कोशिश की जा सकती थी, या किंग को H8 हट के। तो उन्होंने खेला क्वीन D7। नाउ वैशाली ने कंटिन्यू कर दिया H5। यहाँ पे भी शायद और भी क्वीन G4 वगैरह चाल आ रही थी, बट एनीवे नाउ अगेन क्वीन C7। तो एक्चुअली मैं ये ऐसा साफ लग रहा था कि नाना के पास ज़्यादा कुछ चालें हैं नहीं यहाँ पे। तो अब वैशाली ने खेला क्वीन G4। अब G7 पे चेकमेट लगी है, मार दिया, दूसरा नाइट ऊपर आया, अभी भी G7 पे चेकमेट लगी है। तो क्या खेला उन्होंने, नाइट G5। और अब यहाँ पर वैशाली ने पहले खेला रुक E7, किंग गया C8, वो उनको पिन रखने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, बट वैशाली ने खेला F4, नाइट जाता है E6, एंड देन नाइट इंटू H6 आती है चेक। बहुत ज़बरदस्त एंड हुआ। किंग गया H8, नाउ नाइट F7, किंग G8, नाइट H6, किंग H8, नाइट F5 आया। ऑलरेडी अब जो है वो G7 पे डबल अटैक लगा हुआ है, ट्रिपल अटैक लगा हुआ है। इन्होंने खेला क्वीन D8, बट रुक इंटू G7। अब नाइट G7 तो आप मार नहीं सकते, उन्होंने अपने नाइट को निकाला बाहर, बट क्वीन आ गया यहाँ पर, और नाउ क्वीन H6। तो क्वीन H7 से मेट हो रही थी, नाइट F8 एंड क्वीन H6 से फाइनली रिज़ाइन कर दिया यहाँ पे, क्योंकि कुछ बचा भी नहीं, आपको नाइट ही बीच में रखना पड़ेगा और ये मेट हो जाएगी। तो ये गेम दिखाता है कि किस तरह से आप ब्लिट्स का बिल्डअप कर सकते हैं, और अगर आपके मोहरे अच्छा खेलें और आप दबाव रखें तो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है वो टूट सकता है। क्योंकि और सबसे इम्पॉर्टेंट है मोहरे खेलना, और ख़ासतौर पर जब सामने वाला आपसे एक्सचेंज करने के लिए खेल रहा हो, और अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने मोहरों को अच्छे घरों पर रख सकते हैं, आप धीरे धीरे मोहरों को गेम में शामिल कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह के परिणाम जो है वो आपके हाथ आ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काबिलियत होनी चाहिए कि आपको मोहर सही समय पे टैक्टिक्स दिखे, सही समय पे आपको मोहरे कहाँ होने चाहिए ये दिखना आना, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर कोई आएगा और अटैकिंग चेस खेलने लग जाएगा और जीत जाएगा, नहीं। आपकी डिफेंसिव की स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका राजा सेफ होना चाहिए, आपके मोहरे अच्छा खेलने चाहिए, आपको मोहरों की मैनवरिंग ठीक आनी चाहिए कि वो सही जगह से आप उनको फटाफट जो है जिस जगह पे लाना है वहाँ पे ला सकें, और कोई भी टैक्टिक बोर्ड पे आ रही हो वो मिस ना हो। तो वो लेवल का अलर्टनेस भी चाहिए। तो ये सब वैशाली में है, और उम्मीद करते हैं कि वैशाली जो है आज जो है वो भारत के लिए विश्व ब्लिट्ज का खिताब भी अगर वो जीत सकें तो मज़ा ही आ जाएगा साल के अंतिम दिन टेक्निकल तौर पे। वैसे तो जब ये वैशाली अगर जीतेंगी भी तो उस समय भारत में ऑलरेडी नया साल आ चुका होगा, लेकिन टेक्निकल तौर पे तो 31 दिसंबर ही लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।